इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। सबसे पहले बात करते हैं सर तुर्कमान गेट की। जिस तरीके से वहां पर पुलिस वालों पर पथराव हुआ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान, अब ये आरोप है समाजवादी पार्टी के सांसद पर, नदवी पर, कि उन्होंने उकसाया। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी पुलिस की जांच चल रही है और जो दोषी होगा, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर कोई पुलिस के तथ्य में आता है तो पुलिस अपने कानून जो उसको के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है उसका वो प्रयोग करेगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। जो संविधान की धाराओं में जो उसको अधिकार प्राप्त है उनका वो प्रयोग करेगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी राजनेता को या किसी को भी आम नागरिक को भी नहीं है। और इसमें जो पत्थरबाजी है, ये पत्थरबाजी करने का कोई मैदान थोड़ी है। ये अगर पत्थरबाजी के लोगों को शौक है, जाओ बांग्लादेश के बॉर्डर पे करो जाके ना। बहुत सारे आतंकी आपका इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर पे, वहां जाके करो। हिंदुस्तान में रहना है तो आपको संविधान और कायदे कानूनों के अनुपालन के साथ में ही आपको काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितना पुजारी को सम्मान है उतना ही यहाँ के किसी धर्मगुरु मौलवी को भी उतना ही सम्मान है। यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों का बराबर से सम्मान किया जाता है। इसलिए इस प्रकार का पत्थरबाजी, अवैध अतिक्रमण और अवैध अतिक्रमण हटे तो कोई विशेष प्रकार का हिंसा, ये उचित नहीं है। ऐसे में एसटी हसन का ये बयान कि ये पथराव जो है वो एक्शन का रिएक्शन है, क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं उकसाने वाला बयान है? अब देखो, एक्शन क्या है? पत्थरबाजी। और रिएक्शन क्या होगा? पुलिस की लाठीबाजी। एक तरफ पत्थर बरसेगा तो दूसरी तरफ लाठी बरसेगी। व्यक्ति को तो ऐसा होना चाहिए कि ना लाठी बरसे और ना ही पत्थर बरसे, फूल बरसे ना। लोग मिलके क्यों नहीं रह सकते? इस प्रकार की दंगाई प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले नेताओं को बाज आना चाहिए और चुनावी जो गणित है, गुणा घटाना है उनका, उससे दूर रहते हुए कभी एकता की, समन्वय की बात भी किया करें। अतिक्रमणकारी किसी के दोस्त हो सकते हैं क्या? अतिक्रमणकारी किसी के शुभचिंतक हो सकते हैं क्या? अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, कहाँ लिखा है? सऊदी अरब में भी कई जगह पर जो धर्म स्थल थे वहां को गिराया भी गया, हटाए भी गए, भगाए भी गए, अतिक्रमणकारी बंद भी किए गए। तो भारतवर्ष में अगर कानून का पालन करते हुए कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं कि किसी को किसी के पक्ष में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए, अगर यूपी की बात करें, एसआईआर को लेकर सियासत जोरों पर है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल एसआईआर के जरिए नागरिकता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, लोगों को अफवाह फैलाने से, भ्रम पैदा करने से, इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। और जहां पर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की बात आती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, एसआईआर के बारे में भ्रम फैलाने से उसको बचना चाहिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो बीजेपी के द्वारा नहीं शुरू की गई है, ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। और ये बीजेपी के कार्यकाल में नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई बार हो चुका है। और हर बार होने के बाद कभी इसका विरोध कोई नहीं करता रहा। अब कि आप क्यों कर रहे हैं? चुनाव आप हार रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल है विपक्ष के, अपने कर्मों के कारण, जनता के में अलोकप्रिय होने के कारण दोष देते हैं एसआईआर को। अरे भाई, एसआईआर तो अब हो रहा है, आप चुनाव पहले से हारते आ रहे हो। तो एसआईआर एक संवैधानिक प्राविधि का नाम है। चुनाव आयोग समय समय पर इसे कराता है। किसी का नाम ना कटे इसके लिए तमाम ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा एक अधिकार है आम मतदाता के पास में कि अगर उसका नाम नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके बाद किसी प्रकार का अफवाह फैलाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। क्योंकि देखा जाए, अगर यूपी की बात करें तो 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल ये सभी तो बीजेपी के वोटर थे 2027 में, अब इनको समझ में आएगा। अब देखिए, कौन किसका वोटर था ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर कहीं गलत नाम चढ़े हैं या एक व्यक्ति के 2 जगह नाम चढ़े हैं या कोई मृत्यु हो चुका है और उसका भी नाम अभी तक दर्ज है, या कोई दूसरे प्रदेश में भी उसका नाम है और यहाँ भी नाम है, तो ऐसे लोग मतदाता सूची में नहीं रह सकते। एक सामान्य प्रक्रिया है। और अगर चुनाव आयोग उसको
सत्यापित करता है और कोई परिणाम आते हैं तो किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए नुकसानदायक है, ये विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये लाभदायक है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संपादन में इस प्रकार की प्रक्रियाएं मैं समझता हूँ सहयोग करती है, उसका स्वागत होना चाहिए। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल की, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त वहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल चुनाव से पहले केंद्र सरकार कुछ ऐसा ही करती है, प्रताड़ित करती है राज्य सरकारों। अब आप अगर चुनाव के पहले कोई भ्रष्टाचार करता है तो क्या ये कहा जाएगा कि भैया चुनाव तक मत बोलो, भ्रष्टाचार को अपना किसी तरह छुपा ले और चुनाव के बाद फिर कोई तलाश करो उसकी? तो ऐसा तो कोई कानून बना नहीं है। आप भ्रष्टाचार अब कर रहे हैं और चुनाव के बारे में कोई भी है, चुनाव के बाद करा जाए या अभी ना किया जाए, ये कोई अगर बयान देता तो ये हास्यास्पद है। ईडी, सीबीआई या कोई भी अन्य एजेंसी जो स्वतंत्र रूप में काम करते हैं, ये किसी के प्रभाव में थोड़ी काम करते हैं। वो आज थोड़ी, ये तो आजादी के बाद से बने हुए हैं और तब से लगातार काम कर रहे हैं। आप ऐसा कृत्य क्यों करें, कोई भी हो? तो जब ये ईडी का और सीबीआई का छापा पड़े, चुनाव में तो इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा बढ़ती है, इसलिए चुनाव में तो इस प्रकार की कार्रवाई की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन बीजेपी कभी भी इस प्रकार का कृत्य ना करती है और न ही उसने किया है। एक अंतिम सवाल, देखा जाए तो विपक्षी दलों की अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो जीडीपी एक नए मुकाम पर पहुंचा है, इसे आप कैसे देखते? नए मुकाम पे नहीं, मैं समझता हूँ कि दुनिया को आश्चर्य में डाला है। जो हमारी वार्षिक जीडीपी दर है, जीडीपी है, वो 7.4 हो गया है। आप देखो आईएमएफ था या जो बड़े बड़े चाहे वो जो पूर्वानुमान लगाने वाली संस्थाएं थी, उन सब का, आईएमएफ का, आरबीआई का, इन सब का अनुमान था कि जो जीडीपी है बहुत से बहुत 6.5 से लेकर और 7.3 तक ही बढ़ेगी। लेकिन हमारे में बढ़ा, और यही नहीं, 2030 तक भारत की जो जीडीपी है वो 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान अभी से लगाया जा रहा है। और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा जो एनएसओ है, पीआईबी है, विश्व बैंक है, आईएमएफ है और अन्य जो विश्वसनीय स्रोत है, उनका अनुमान है। और उसके पीछे मोदी जी की जो अर्थनीति है और जो एक मजबूत घरेलू मांग पर आधारित हमारी व्यवस्था है और जो एक हमारा जो निजी उपभोग है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, जो हमारी कम मुद्रा स्फीति की दर है और हम कठिनाई में भी, मुसीबत में भी जो अवसर की तलाश करने की जो हमारी क्षमता है कि टैरिफ लगा और हमने जीएसटी में सुधार कर दिया, पता चला हमारी घरेलू मांग बढ़ गई और हमारा जो उत्पादन था वो बढ़ गया, मांग हमारी बढ़ गई और घर के वस्तु का हमने घर ही में उपभोग किया और हमारा जीडीपी बढ़ गया। तो हम अब विश्व के तमाम लोगों पर, तमाम देशों पर आधारित नहीं है। हमारा सेवा निर्यात 8 से 9% पे ये बढ़ा है। हमारा जो होटल और व्यापार और परिवहन है, ये 7.5 की वृद्धि हुई है। रियल एस्टेट में तो उछाल आया है, 9.9% से समवृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में 9% से भी अधिक की वृद्धि देखी गई है। तो हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं और इसके कारण जो हमारा काम है कि हमने सड़क बनाई, रेल में हमने वृद्धि की, अन्य परियोजनाओं से हमने निर्माण के क्षेत्र में भी 7% की बड़ी संतोषजनक वृद्धि को प्राप्त किया है। तो ये एक ताना बाना जो हमारा है, वो हमारे अर्थव्यवस्था का, वो एक भारत का मजबूत अर्थव्यवस्था, बल्कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ संकेत कर रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।